Hello student, today we discuss about the set paper of Air Force exam। तो इसमें हम लोग एयरफोर्स एग्जाम के लिए कल से स्टार्ट किए हैं जो सेट पेपर, उसी का दूसरा सेट सॉल्व करना चाहते हैं। और ये एक सेट पेपर हम लोग बुक से लिए हैं, जिस बुक में कुछ क्वेश्चन बड़ा दिया गया है, कुछ छोटा दिया गया है। तो इसको ध्यान में न रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे अपने लेवल के क्वेश्चन जो भी हैं। तो ये एक सेट लिया जाएगा जिसमें 25 क्वेश्चन है और एक बुक से ही लिया गया है आज का सेट। और अपना सेट हम लोग बीच बीच में देते रहेंगे, एक दिन बीच लगा करके सब कुछ मिलता रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल क्या है, सेम वैसे ही हम लोग लिए हैं सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जैसे निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक तो है किंतु विमाएं नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग लेंगे 21 से 45 तक। तो इसमें अपेक्षिक वेग का कोई मात्रक नहीं होता है, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है, घनत्व का नहीं होगा, कोण का मात्रक होता है रेडियन, लेकिन कोण की कोई बीमा नहीं होती है। तो मात्रक तो है किंतु बीमाएं नहीं है। तो इसमें कोण ऑप्शन होगा सही, डी, क्वेश्चन नंबर डी। अब है कि एक व्यक्ति किसी एल दूरी के आधे भाग को v1 चाल से तथा अन्य आधे भाग को v2 चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल होगी। तो ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े थे कि किसी डिस्टेंस का आधा भाग v1 चाल से आधा भाग v2 चाल से, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये फार्मूला यही निकाला गया था। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बुक से लिया गया है, लेकिन ये एयरफोर्स के लिए नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स में 1 मिनट में क्वेश्चन का हम लोग रीडिंग लगा लेंगे। अब ये थोड़ा सा बुक वाला बहुत बड़ा सेट कर दिया है, तो इस लेवल के पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। इसमें आंसर यही सही है, ये सही है, लेकिन इसको आपको छोड़ देंगे तभी इसमें आपका एडवांटेज है, क्योंकि उलझ जाएंगे इसी में। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर टच ना करके टाइम को बचाते हुए, ये इसमें सही आप सॉल्व करेंगे तो होगा, लेकिन इसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे इतना बड़ा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए दूसरा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ऐसा कि भूमि पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सीधा होकर खड़ा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति पर भूमि की प्रतिक्रिया का जो बल है होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है ऐसे छोटी है, बैठी हुई है, तो इसका गुरुत्व केंद्र होगा और ये पृथ्वी पर अपनी प्रतिक्रिया बल लगा रही है ऐसे। तो इस समय इसका भार या बल mg होता है। तो g का मान सतह से समीप रहेगा, केंद्र तो अधिक होगा। जब यही व्यक्ति खड़ा होता है तो इसका आकार इस तरह से हो जाएगा, तो गुरुत्व केंद्र ऊपर चला जाएगा। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर g का मान घटता है, तो g का मान घट जाएगा और उस पर बल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है जमीन पर बैठा है और खड़ा हो जाता है, तो जमीन पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो इसमें दिया है कि बल जो होगा, प्रतिक्रिया बल क्या होगा, या प्रतिक्रिया का जो प्रकृति होगा क्या होगा। तो नियत परिमाण, नियत व परिमाण में बराबर होगा। तो अधिक तो हो नहीं सकता, जी का मान घट जाएगा परिवर्ती, लेकिन mg से अधिक होगा ये भी नहीं हो सकता। शुरू में mg से अधिक होगा, शुरू में भार जो है g का मान अधिक होने से अधिक रहेगा तथा बाद में mg के बराबर हो जाता है। तो ये mg के बराबर बाद में हो जाएगा और उससे अधिक नहीं होगा। तो g का मान जो होगा, भार इस पर बहुत कम ऊंचाई है इसलिए g का मान लगभग अपरिवर्तित रहेगा और mg के बराबर बना रहेगा।
थोड़ा सा कम होगा लेकिन बराबर लगभग ले सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, डी। तो ये क्वेश्चन नंबर था। अब ये 25 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने हाथों में धातु के 2 गोल के साथ एक घूमती हुई मेज पर खड़ा है। यदि वह अपने हाथ को खींचकर वापस छाती की ओर लाता है तो उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लोग पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में कि ऐसे कोई व्यक्ति है तो हाथ को सिकोड़ता है तो ये भार दूरी घट जाएगी और ओमेगा प्रोपोर्शनल होता है 1/r। तो दूरी घटने से कोणीय वेग बढ़ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को फैलाया कर घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होता है, घूर्णन गति का विरोध होता है, वेग कम होता है। सिकोड़ लेने से जड़त्व गुण घट जाता है और उसका वेग बढ़ जाता है। तो इसमें वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ जाएगा उसका वेग। अब है कि किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में, तो इसमें ये ऑप्शन सही है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है। तो इसमें से क्या संरक्षित नहीं रहेगा वस्तु का। कह रहा है कि एक वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है, ये हमको देखना है। तो केपलर्स लॉ से कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होगी, द्रव्यमान भी वस्तु का संरक्षित रहेगा लेकिन उसका रेखीय संवेग बदल जाएगा, उसका कोणीय संवेग केवल संरक्षित रहेगा। ये द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा रेखीय संवेग, चेंज हो जाएगा इसका। अब देखिए 27 क्वेश्चन है। तो इसमें है कि ताप में वृद्धि होने पर प्रत्यास्था का यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होगा बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पर 2 लॉजिक है। देखिए ताप में वृद्धि करने से, ताप वृद्धि किया जाएगा तो कोई प्रत्यास्थ वस्तु है तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो लंबाई में वृद्धि जो L होता है y प्रोपोर्शनल होता है 1/L। तो लंबाई बढ़ने से यंग प्रत्यास्था गुणांक घटता है तो ये घट जाएगा। अगर एक पदार्थ है उसकी लंबाई 1 गुना से 2 गुना कर दिया जाए तो उस केस में एक पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक नहीं घटता बढ़ता है। लेकिन ताप में वृद्धि होने से लंबाई में वृद्धि बढ़ेगी तो यंग गुणांक क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो ये क्वेश्चन है। ये है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या अगर सिकुड़ती है तो आप लोग पढ़ते हैं कि G = फार्मूला होता है G/MI/RE का स्क्वायर। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट हो जाए और G पहले से ही कांस्टेंट है तो G प्रोपोर्शनल होगा 1/RE का स्क्वायर। तो RE जो है ये 1% सिकुड़ रहा है, घट रहा है, तो उस समय G का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा तो 2% बढ़ जाएगा, लेकिन परसेंटेज में आंसर नहीं दिया है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, उस समय बढ़ जाएगा। त्रिज्या घटेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि कोहरा संभवतः, तो कोहरा किस सीजन में पड़ता है, ठंडी और बादल रात में न हो तो कोहरा आ जाता है। तो ठंडी बादलों वाली रात में कोहरा नहीं बनेगा, गर्मी में कोई चांस नहीं है, वर्षा में भी चांस नहीं है। तो ठंडी शुष्क रात में कोहरा का निर्माण होता है। तो ये कॉमन जानकारी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो इसके लिए है कि डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक और श्रवण शक्ति का देहली मान जो होता है, किसी भी मानव के कान में ध्वनि 1/10 सेकंड तक रहती है।
उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। जैसे हम ही बोल रहे हैं तो आप लोगों को 1/10 सेकेंड तक कान में रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये लर्न करने वाले प्रॉपर्टीज हैं। 1/10 सेकेंड तक कान में आप किसी भी साउंड को रख सकते हैं, उसके बाद वो साउंड कान से परावर्तित हो जाएगा या मीडियम द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 1/10 सेकेंड। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि जल दृश्य प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है, तो भी कोहरे में जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें होती है, दूर की वस्तुएं देखना संभव नहीं होता है, क्योंकि। तो देखिए इसमें दिया है कि जल में प्रकाश तो प्रवेश कर जाता है, पारदर्शी होता है, लेकिन कोहरा में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। रेलवे लाइन पर बत्ती जल रही है तभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब करती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसमें दिया है कि जल की छोटी बूंदें दृश्य प्रकाश के लिए अपारदर्शी है। इसमें है कि अधिकतर प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है और अपारदर्शी उत्पन्न होती है। कोहरा हमारी दृष्टि पर प्रकाश डालता है, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और वे आँख तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका आंसर? तो इसमें यही है कि कोहरा एक माध्यम है, उसमें धूल के कण और वायु के कण और बूंद जो होती है ओस की बूंदें मिल जाती है, जिससे वो एक सॉल्यूशन तैयार करता है एटमॉस्फेयर में, और वो प्रकीर्णन को शो करता है कि जब प्रकाश किसी मिक्सचर से पास कराया जाता है तभी प्रकीर्णन होता है। तो मिक्सचर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर अधिकतर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है और इसमें अपारदर्शिता क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब की वायु को पूर्णतः निकाल दिया जाता है, निर्वात रखा जाता है, जिससे। तो वायु में हम लोग देखते हैं कि निर्वात में बल्ब है तो उसमें से एयर को निकाल दिया जाता है और फिलामेंट केवल रहता है उसमें। तो इसमें से कौन सही होगा? प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, थियोरेटिकल न्यूमेरिकल टाइप जो भी हो। तो टंगस्टन तंतु का ऑक्सीकरण न हो पाए, बल्ब न टूटे, अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि न हो पाए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यही है कि टंगस्टन तंतु का ऑक्सीकरण न हो पाए, हवा के साथ कुछ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन को रोक दिया जाता है। और दूसरा चीज़ है कि एक्स्ट्रा उसमें रिएक्शन न हो, लाइट का एब्जॉर्प्शन न हो। तो मूल करेक्ट आंसर इसमें यही है, ए ऑप्शन। अब देखिए आपको चिंतन करना है, प्रॉपर्टीज है। कभी न्यूमेरिकल थियोरेटिकल पेपर आते हैं तो इसमें थियोरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, इसी में न्यूमेरिकल ज़्यादा लिया जाएगा। तो ये है कि निम्न में से कौन लोहे का नहीं बनाया जाता है? तो इसमें से कौन लोहे का नहीं बनाया जाता है, किसका बनेगा? तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे से ही बनता है। डायनेमो का क्रोड, तो डायनेमो का जो क्रोड होता है वो किससे बनेगा? विद्युत चुंबक आयरन से बनता है, निकिल कोबाल्ट से बनता है। लाउड स्पीकर का चुंबक, तो लाउड स्पीकर का जो चुंबक होता है उसको भी हम लोग बनाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनता है और मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन होता है। तो देखिए जो डायनेमो का क्रोड होता है, डायनेमो का जो क्रोड होता है इसको लोहे से नहीं बना करके अलग अलग पदार्थ से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक में लोहा होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बनता है, लाउड स्पीकर का जो चुंबक होता है ये भी बनता है, इसमें लोहा की कम मात्रा होती है। तो ये आप जो होगा लाउड स्पीकर का क्रोड दिया है, तो ये जो चुंबक होता है ये विशेष चुंबक बनाया जाता है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर लेंगे तो लोहा का न बना करके करंट से वो क्रिएट कर लिया जाएगा। तो डायनेमो में जो क्रोड लगता है, यानी डायनेमो की कॉइल में जो भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोड लगाया जाता है, वो भी नरम लोहे का बनता है। लाउड स्पीकर का चुंबक जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, लोहा का कोई उसमें ज़रूरत नहीं है। तो यही इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अब है कि यंत्र का तार उत्पन्न करता है। जैसे कोई यंत्र है, मान लीजिए कि बीड़ा बजाते हैं आप लोग, तो बीड़ा में तार लगा हुआ है, सारंगी है, वायलिन है, तो इसमें तार है, तो लिख रहा है कि यंत्र का तार उत्पन्न करता है। तो दृढ़ माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है, और तार को जब आप झटका देंगे तो तार में वाइब्रेशन होगा ऐसे, और ये कसा हुआ है इसलिए इसमें वाइब्रेशन जो है ऊपर नीचे कम होगा, मीडियम का ट्रांसफर भी नहीं होता है वेव में, तो ये उसमें अनुप्रस्थ तरंगे, ठोस में केवल अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी यहाँ पर तार के रूप में। अगर है डोरी है तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी, तो ये इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से पीएन जंक्शन डायोड द्वारा विपरीत धारा, तो इसमें विपरीत धारा भंग होती है जिसका कारण है। तो पीएन जंक्शन डायोड में जो विपरीत धारा होती है उसका कारण क्या है? इसका मतलब है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ऐसे, प्लस, या मान लीजिए यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड है एन टाइप और पी टाइप, तो प्लस प्लस माइनस, तो विपरीत धारा जो होती है बहुत अल्प मात्रा में होती है, इसलिए इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो यहाँ पर लिखा है, 2 मिनट बैठा दीजिए। 37 रुपया लगा है। तो देखिए इधर पीएन जंक्शन डायोड में विपरीत धारा जो भंग होती है, अल्पसंख्यक आवेश की अधिकतम गति होती है, वह डोपिंग घनिष्ठता कम है। अल्पसंख्यक आवेश की डोपिंग घनिष्ठता अधिक है। थोड़ा सा नेक्स्ट ही है। देखिए अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत में जो होता है अपद्रव्य की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है जंक्शन डायोड में, इसीलिए ये डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, और डिप्लेशन लेयर बढ़ जाने से विपरीत आवेशों की धारा जो होती है वो बाधित होती है, अवरोधित होती है। तो ऑप्शन उसमें जो था एक, अगला कितना, इसी के ऊपर, हाँ, अल्पसंख्यक आवेश की अधिकतम गति होती है, डोपिंग घनिष्ठता कम होती है। अल्पसंख्यक आवेश की डोपिंग घनिष्ठता अधिक होती है, इसीलिए विपरीत धारा जो होती है बाधित होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 36 अगला देखिए। थर्टी सिक्स है कि निम्न में से कौन सी युक्ति किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो वेंचुरी मीटर आप लोग पढ़ते थे, वेंचुरी मापी जो बर्नौली प्रिंसिपल पर आधारित है, और ये द्रव की प्रवाह की दर को मापती है।
तो इसी को कहा जाता है वेंचुरी मीटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करती है वेंचुरी मीटर। तो बर्नौली प्रमेय का सिस्टम है ये। अब है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का पृष्ठ तनाव एवं वाष्प दाब क्रमशः इतना न्यूटन इतना पास्कल है। तो उस सबसे गोलीय जल की बूंद की त्रिज्या क्या होगी जो 25 डिग्री सेल्सियस पर बिना वाष्पीकृत हुए बन जाती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि त्रिज्या निकालना है कितना होगा। तो ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, इसलिए वो बूंद के टूटने की क्षमता जो होगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 जल पृष्ठ तनाव का मान जो है इतना है। तो जल का पृष्ठ तनाव और दाब ये दिया गया है। तो पृष्ठ तनाव जो होगा इसमें P है 2.33 इंटू 10⁻1। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू 1 लिखा है, पास्कल है। और पृष्ठ तनाव जो है T 2.28 7.28 इंटू 10⁻²। ये दिया गया है पृष्ठ तनाव। तो कह रहा है कि गोलीय जल की बूंद की त्रिज्या क्या होगी, उस सबसे छोटी गोलीय जल की बूंद की त्रिज्या क्या होगी जो 25 डिग्री सेल्सियस पर बिना वाष्पीकृत हुए बन सकती है। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, R। अब सूत्र होता है P = 2T/R। तो R = हो जाएगा 2T/P। तो 2 इंटू 7.28 इंटू 10⁻² अपान T जो है उसका यहाँ पर वैल्यू है, उसका मान हो जाएगा 2.33 इंटू 10⁻1। तो इसे आप निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसके ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा सही आपका है। ये आधिक्य बूंद के लिए दाब का मान है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि कौन सा गहन गुण होता है। कौन सा गहन गुण होता है मतलब कौन जो होगा हाईली डेंस होगा। इसमें आयतन लिखा है, द्रव्यमान लिखा है, अपवर्तनांक लिखा है और भार लिखा है। तो कौन सा इसमें से गहन होगा मतलब भारी होगा, इस सभी में से क्या होगा। तो देखिए आयतन जो होता है किसी भी बॉडी का वो खाली रहता है, तो उसमें आप किसी चीज़ को भरेंगे तब वो सघन होगा, डेंस होगा। द्रव्यमान ऑलरेडी डेंस है। और अपवर्तनांक की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, पॉइंट में रहती है। और भार जो होता है घटता बढ़ता रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो द्रव्यमान जो होगा ये अधिक सघन होता है। भार शून्य भी हो सकता है लेकिन द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा। तो इसमें सब कौन सा गहन गुण होता है, तो इसमें कौन सघन होगा, द्रव्यमान, डेंस, हाईली डेंस होता है। तो द्रव्यमान में आयतन से डिवाइड करने पर वैल्यू 1 से अधिक आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की डेंसिटी 1 से अधिक होती है तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है 1 से अधिक आती है डेंसिटी की। तो द्रव्यमान बड़ा होगा किससे, आयतन से। और अपवर्तनांक होता है C/V, तो उसका भी वैल्यू जो होता है 1 से अधिक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा 1 से अधिक नहीं होता है। तो यही सबसे अधिक डेंस होगा। अब ये है कि एक कण 12 सेकेंड आवर्तकाल की सरल आवर्त गति करता है, तो 2 सेकेंड बाद वह दोलन के केंद्र से गुजरता है।
तो इसका वेग इतना सेंटीमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। तो दोलन का आयाम ज्ञात कीजिए, कितना होगा दोलन आयाम। तो देखिए दिया है कि एक कण 12 सेकंड आवर्त काल की सरल गति करता है। तो t इक्वल टू कितना है 12 सेकंड। 2 सेकंड बाद वह दोलन के केंद्र से, यानी 2 सेकंड बाद वह दोलन के केंद्र से आगे बढ़ रहा है, केंद्र से गुजरता है। तो इसका वेग, इसका जो वेग दिया है v, इसका मान है 1-2 सेंटीमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। तो दोलन आयाम क्या है, आयाम मतलब ये निकालना है, इसके इक्वल होगा। तो इसमें देखिए आप लोग, दोलन आयाम निकालने का सूत्र है कि v इक्वल टू फार्मूला होता है आपका ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कह रहा है कि 2 सेकंड बाद केंद्र से गुजरता है। तो इसमें दोलन के केंद्र से गुजरता है, तो इसका वेग कितना हो जाता है। तो दोलन आयाम ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगा यहाँ से v स्क्वायर। तो v स्क्वायर हम लोगों को x नहीं दिया है, इसमें हम सोचे x दिया है ये, तो x का वैल्यू नहीं दिया है, तो इस फार्मूला को हटा दीजिए। जैसे इसका केंद्र से 2 सेकंड बाद केंद्र से गुजरता है। तो y इक्वल टू फार्मूला है a साइन ओमेगा t। तो इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी इक्वल टू a कास ओमेगा t। तो इसकी जो वैल्यू होगा ये भी हो जाएगा a ओमेगा कास ओमेगा t। तो अब ये हो गया a, और ओमेगा का मान हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी कास 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो ये वैल्यू होगा यहाँ से भी का मान दिया गया है। अब देखिए t इसमें दिया है 12 सेकंड और एक स्मॉल t दिया है 2 सेकंड। तो आप इस वैल्यू को रख देंगे, v की वैल्यू दिया है पाई, एक तरह से लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में है। इसका पाई का ही मान है 3.14। तो ये हो गया 2 पाई a काश 2 पाई बाई टी इंटू टी का मान दिया है 2 सेकंड, और ये 12 दिया है, और ये भी 12। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू a अपान 6 और काश ये 4 पाई हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 हो गया यहाँ से। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 इक्वल टू a बाई 6 और काश पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री का मान होगा 1/2। तो a की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर में दिया है, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, न्यूमेरिकल है।
अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला अपने अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को घेरे हुए है, तो गोले का कुल फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए जब द्विध्रुव है तो इसमें प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा, तो कुल आवेश जो होगा उसका न्यूट्रल होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएगा, इसलिए कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। तो द्विध्रुव के चारों ओर गोला बना दिया जाए तो उसके अंदर कोई फ्लक्स, उससे कुल फ्लक्स का मान क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें कुल चार्ज का परिणामी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू सीधे है फ्लक्स इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन। तो एक जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस है, तो परिणामी चार्ज जो होगा Q डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन अगला कि माना R1 एवं R2 त्रिज्याओं, जहाँ R1 बड़ा है R2 से, दो चालक गोले हैं, यदि दोनों समान विभव पर हो तथा बड़े गोले का आवेश छोटे गोले से अधिक हो, तो अब छोटे गोले का आवेश घनत्व बड़े गोले से कम होगा। तो जब गोला छोटा होता है तो आवेश घनत्व उसका अधिक होता है, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला है Q अपान A। तो ये Q अपान 4 पाई R स्क्वायर, त्रिज्या जिसकी छोटी होगी उसका आवेश घनत्व अधिक होगा, तो छोटे गोले का आवेश घनत्व बड़े गोले से अधिक होगा। बी ऑप्शन इसमें सही है, तो ये बी ऑप्शन होगा। अगला बढ़ाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक तार का 28 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है, तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होगा। तो ताप गुणांक की वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे तो फार्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। तो इससे हम लोग निकालते हैं कि एक बार 28 डिग्री सेल्सियस है पर प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा R28 इक्वल टू R0 1 प्लस, तो इसका प्रतिरोध दिया है कितना है 2.5 ओम है। तो उस समय हमारा टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो रहा है R0 1 प्लस 100 अल्फा, ये 28 है, अल्फा है, तो ये दो इक्वेशन मिल रहा है इसमें हमको। तो कह रहा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होगा। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने से जो मान आता है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि इससे अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशन को, तो r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकलेगी, कुछ न कुछ मान निकलेगा, या इसको हम लोग क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें एक दूसरे से, तभी भी अल्फा की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से मान मिलेगा हम लोगों का कितना R0 की वैल्यू, तो डिवाइड कर देते हैं, R कैंसिल हो जाता है इसे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड, डिवाइड करेंगे इसको एंड सॉल्विंग फॉर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और अल्फा ही क्या होता है ताप गुणांक। तो जो मान आएगा आप इससे टैली करा लेंगे इस इक्वेशन से, सूत्र यही लगेगा। दोनों बार प्रतिरोध दिया है, टेम्परेचर बदल रहा है, कम पर कम प्रतिरोध होगा, हाई पर हाई होगा, R0 कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, इसे निकल जाएगा। अब देखिए किरचॉफ के संधि नियम की वैधता के बारे में सही कथन को छांटिए।
तो किरचॉफ का जो संधि नियम है यह आवेश संरक्षण पर आधारित है कि निर्गमित धाराएं शामिल होती है तथा संधि पर आने वाली धाराओं के समान होती है। तो इसमें हम लोगों का कौन सा सही है ये ऑप्शन देखना है। तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है पहला नियम। दूसरा कह रहा है कि निर्गमित धाराएं शामिल होती है तथा संधि पर आने वाली धाराओं के समान होती है। तो अगला इसमें थोड़ा बढ़िए ये है ना, तार को मोड़ने या पुनः अनियंत्रित करने के लिए किरचॉफ के संधि नियम की वैधता परिवर्तित नहीं होती है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें सभी सही है। संधि की ओर आने वाली धारा संधि से जाने वाली धारा के बराबर होती है, आवेश संरक्षण का पालन करता है। तार को मोड़ा जाए तभी भी संधि नियम वही रहता है, और तो उसमें सभी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, उपरोक्त सभी सही है। अब है कि यदि किसी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता दुगुनी कर दिया जाए तो इसकी वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होगी। तो धारा सुग्राह्यता का मान होता था I/I और वोल्टेज सुग्राह्यता का मान होता था I/V। तो धारा को घटाने से सुग्राह्यता जो होती थी धारा पर निर्भर करती थी। तो कह रहा है कि सुग्राह्यता दोगुनी कर दिया जाए तो इसकी वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होगी। तो वोल्टेज सुग्राह्यता जब धारा सुग्राह्यता बढ़ाई जाएगी तो V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है IR। तो वोल्टेज सुग्राह्यता भी बढ़ेगी तो इसका वोल्टेज सुग्राह्यता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल I होगा, उस मटेरियल का मान वही रहेगा। तो ये बढ़ेगी तो लिख रहा है कि दोगुनी होगी, आधी होगी, अपरिवर्तित रहेगी कि 4 गुनी हो जाएगी। तो दोगुनी परिवर्तन किया जा रहा है तो ये भी कितनी बढ़ जाएगी, दोगुनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दोगुना होगा। अब ये अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ताप परिवर्तन से नियत रहती है। तो ये पढ़े थे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप बढ़ाने घटाने से उसके चुंबकत्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ताप में परिवर्तन के साथ नियत रहेगी, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये 25 क्वेश्चन है और उनका डिस्कशन है। ये ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को पूरा 11th-12th का जो फिजिक्स है हर चैप्टर का समरी पता करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन पकड़ में आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है। उसी में नेगेटिव मार्किंग है तो एग्जैक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेना, 25 में से 10-15 ये आपका काम है। और बच्चे कई बार ट्राई करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, असफल होते हैं, कोई एक ही बार में सफल हो जाता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए, इसी बहाने सभी चैप्टर को रिवाइज कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हमको ये टॉपिक ऐसे पढ़ना चाहिए और टॉपिक से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। तो एक अवसर मिल रहा है आप लोगों को, इसी बहाने सभी चैप्टर को आप पढ़िए, टारगेट बनाइए कि हमको रोज़ 10 चैप्टर 12 चैप्टर रिवाइज कर लेना है जो पढ़े हैं, उसकी प्रॉपर्टी सीख लेना है। और क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि सभी नहीं कर पाते हैं तो 10-15 भी आपके कस्टडी में ये क्वेश्चन आ जाए तो समझिए कि मेरिट में आप आ जाएंगे। इसी तरह से नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो हम लोग इस वीडियो को डाल रहे हैं रिकॉर्ड करके। अब कल हम लोग नेक्स्ट सेट देंगे। अब 1-2 दिन के बाद आप लोगों के सामने सेट दिया जाएगा जिसको आप ही लोग हल करेंगे और जो नहीं आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।